नमस्कार, जय श्री राम। आज का जो टॉपिक रहेगा वो ड्रग्स एब्यूज़ रहेगा। यानी जो सीईटी की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये विशेष टॉपिक है। जो सीईटी का अभी एग्ज़ाम देंगे, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, और जो 12वीं स्तर का भी देंगे और स्नातक स्तर का भी देंगे, तो उनके सिलेबस में 3 टॉपिक अब की बार नए जोड़े गए हैं। और इन 3 टॉपिकों से संबंधित 2 टॉपिक पे मैंने पहले क्लास बना दी है। ये जो तीसरा टॉपिक है उसके लिए आज की क्लास रहेगी, और वो टॉपिक है ड्रग एब्यूज़। इसके संबंधित जानकारी यहाँ पे रहेगी, पूरा विस्तृत विवरण रहेगा। तो ड्रग एब्यूज़ से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं तो इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिए। वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को आप पूरा देखोगे तभी आप ड्रग्स एब्यूज़ के बारे में समझ पाएंगे। तो इससे संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। आपको पहले भी पता है कि अब की बार सीईटी में नेगेटिव मार्किंग कर दी गई है, तो अपने को कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, क्योंकि इतना आसान भी नहीं है कि अब की बार सीईटी आपका क्लियर हो जाए। तो अपने को हर एक टॉपिक पे ध्यान देना है। 40% मार्क्स भी लेकर के आने हैं, क्योंकि 40% यदि नहीं आएंगे तो भी क्लियर नहीं हो पाएगी। तो और इसके साथ नेगेटिव मार्किंग भी हैं, तो 1/3 माइनस रहेगा। तो इसलिए अपने को इस टॉपिक को अच्छी प्रकार से देखना है। चलो चलते हैं इस टॉपिक पे। ड्रग्स एब्यूज़ से संबंधित इसके परिचय के बारे में अपने चर्चा कर लेते हैं। परिचय। ड्रग एब्यूज़ का अर्थ मादक पदार्थों, नशीली दवाओं अथवा ऐसे रासायनिक पदार्थों का अनुचित, अनियंत्रित एवं अत्यधिक उपयोग करना है, जिनका सेवन व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। जब कोई व्यक्ति चिकित्सकीय आवश्यकता के बिना या चिकित्सक द्वारा निर्धारित मात्रा से अधिक किसी नशीले पदार्थ का सेवन करता है तो इसे ड्रग एब्यूज़ कहा जाता है। यानी ड्रग एब्यूज़ किसे कहते हैं, ये अपने को सबसे पहले समझ लेना है भी ड्रग एब्यूज़ किसे कहते हैं। तो ड्रग एब्यूज़ का अर्थ है कि मादक पदार्थों, नशीली दवाओं अथवा ऐसे रासायनिक पदार्थों का अनुचित, अनियंत्रित एवं अत्यधिक उपयोग करना है, जिनका सेवन व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। जब कोई व्यक्ति चिकित्सकीय आवश्यकता के बिना या चिकित्सक द्वारा निर्धारित मात्रा से अधिक किसी नशीले पदार्थ का सेवन करता है तो इसे ड्रग एब्यूज़ कहा जाता है। तब ड्रग एब्यूज़ के बारे में आप समझ गए भी ड्रग एब्यूज़ है क्या। वर्तमान समय में ड्रग एब्यूज़ एक गंभीर सामाजिक एवं स्वास्थ्य संबंधी समस्या बन चुका है। यानी एक बहुत बड़ी ये समस्या है। वर्तमान समय की हम चर्चा करें तो ड्रग एब्यूज़ है वो एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है, सामाजिक गंभीर समस्या बन चुकी है, स्वास्थ्य संबंधी एक समस्या बन चुकी है। इसका प्रभाव केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि परिवार, समाज और राष्ट्र की उत्पादकता पर भी पड़ता है। यानी जब इस ड्रग एब्यूज़ की समस्या आती है तो वो सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी एक गंभीर समस्या तो है ही है, लेकिन इसका जो प्रभाव आता है वो सामाजिक, व्यक्ति तक ही सीमित नहीं रहता है कि अपने यूँ कहें कि चलो ठीक है कोई एक व्यक्ति तक सीमित है, नहीं, ऐसा नहीं होता। इसका प्रभाव पूरा परिवार से संबंधित होता है, समाज से संबंधित होता है और राष्ट्र की उत्पादकता पर, यानी सभी पे प्रभाव पड़ता है, परिवार पे, समाज पे और राष्ट्र पे, सभी पे प्रभाव पड़ता है। तो एक बहुत गंभीर ये समस्या होती है। इंटरनेशनल डे एजेंट्स ड्रग एब्यूज़, तो ये अपने ड्रग एब्यूज़ से संबंधित ड्रग एब्यूज़ के प्रमुख प्रकार। अब ये अपने प्रकारों के बारे में चर्चा करते हैं कि ड्रग एब्यूज़ के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं। तो प्रकारों के बारे में अपने देखें तो ड्रग एब्यूज़ के प्रमुख प्रकार अवैध मादक पदार्थ, हीरोइन, कोकीन, अफीम, गांजा, चरस और ब्राउन शुगर। यानी जो प्रकारों की बात है, अवैध मादक पदार्थ, जितने भी अवैध मादक पदार्थ हैं वो आते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं। हेरोइन इसके अंतर्गत आता है, कोकीन आता है, अफीम के रूप में होता है, गांजा के रूप में होता है, चरस के रूप में होता है और ब्राउन शुगर के रूप में होता है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, यहाँ पे ड्रग्स एब्यूज़ के प्रकार हैं। अवैध मादक पदार्थ, हेरोइन, कोकीन, अफीम, गांजा, चरस और ब्राउन शुगर, ये सभी अच्छी प्रकार से ध्यान दे लें, क्योंकि कई बार क्या है इनके प्रकारों में से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन बनाया जाएगा कि निम्न में से ड्रग एब्यूज़ का प्रकार नहीं है, तो नहीं है तो इसका मतलब 3 इनमें से दिया होगा और 1 नहीं का दिया होगा।
तो फिर अपने को ऐसे चुनाव करना है। तो इस प्रकार क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, अपने को टॉपिक्स है वो अच्छी प्रकार से अपने को पढ़ने हैं। ये तमाम जो चीज़ें हैं यहाँ पे ड्रग्स एब्यूज के जो उदाहरण है यहाँ पे दिए गए हैं जितने भी है, देखिए आप, मेडिसिन भी दिया गया है यहाँ पे, हेरोइन भी दी गई है, चर्च भी दी गई है, दारू भी दी गई है, तमाम यानी पूरे भांग चर्च जो भी है, गांजा, ये सब कुछ यहाँ पे दे रखा है। तो इस प्रकार ये सारे ड्रग्स एब्यूज के प्रकार हैं। उसके बाद चिकित्सकीय दवाओं का दुरुपयोग की बात आती है। सबसे बड़ा जो समस्या आती है वो चिकित्सकीय दवाओं के दुरुपयोग की है, यानी चिकित्सकीय दवाओं का जो दुरुपयोग होता है वो एक बहुत बड़ी समस्या है। नंबर 1 दर्द निवारक दवाएं हैं उनका होता है, नींद की गोलियों का होता है, ट्रैंक्विलाइजर का होता है, एंटी एंजाइटी दवाएं का इनके अंतर्गत प्रयोग होता है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि चिकित्सकीय दवाओं का दुरुपयोग आज बहुत बड़े स्तर पे हो रहा है। तो चाहे वो दर्द निवारक दवाएं हो, या फिर नींद की गोलियां हो, या ट्रैंक्विलाइजर हो, या फिर एंटी एंजाइटी दवाएं हो। एंटी एंजाइटी दवाएं, ट्रैंक्विलाइजर, नींद की गोलियां और दर्द की दवाएं, इनका बड़ी मात्रा के अंतर्गत दुरुपयोग होता है। ऑल यू नीड टू नो अबाउट ड्रग एब्यूज। तो यानी ये तमाम जो यहाँ पे दवाएं बताई गई हैं, जिस प्रकार की आवश्यकता के अनुसार हमें लेनी चाहिए, डॉक्टर की सलाह के अनुसार लेनी चाहिए। यदि डॉक्टर की सलाह से या उससे फालतू अपने इनका सेवन करते हैं तो वो ड्रग एब्यूज के अंतर्गत आता है। अन्य नशीले पदार्थ आते हैं। इसके अलावा भी कुछ अन्य नशीले पदार्थ हैं जो भी ये ड्रग एब्यूज के अंतर्गत है। अन्य नशीले पदार्थों के बारे में हम चर्चा करें तो यहाँ पे जो अन्य नशीले पदार्थ आते हैं उनके बारे में तंबाकू है, निकोटीन उत्पाद हैं, शराब हैं, इनहेलेंट्स हैं, गोंद, पेंट आदि की गंध हैं। यानी ये सारे अन्य भी आते हैं, तंबाकू भी आता है, निकोटीन उत्पाद भी आता है, शराब भी आता है, और इनहेलेंट्स यानी गोंद, पेंट आदि की गंध आती है। तो ये अन्य नशीले पदार्थों के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तंबाकू का बड़े रूप में इसका सेवन होता है, निकोटीन उत्पाद का बड़े रूप में होता है, शराब का बड़े रूप में होता है, और इनहेलेंट्स गोंद, पेंट आदि गंध का बड़े रूप में होता है। तो ये भी अन्य नशीले पदार्थों की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद ड्रग एब्यूज के कारण आते हैं कि ड्रग एब्यूज के कारण क्या हैं। अब ड्रग एब्यूज के कारणों की हम चर्चा करें। ड्रग एब्यूज के कारण है, नंबर 1 व्यक्तिगत कारण, जिज्ञासा एवं प्रयोग करने की इच्छा, तनाव, चिंता और अवसाद, आत्मविश्वास की कमी और भावनात्मक असंतुलन। तो व्यक्तिगत कारण आते हैं, जिज्ञासा में प्रयोग करने की इच्छा आती है, तनाव, चिंता और अवसाद आता है, आत्मविश्वास की कमी आता है और भावनात्मक असंतुलन आता है। तो ये क्या है, ड्रग एब्यूज के कारण हैं। तो इस वजह से भी क्या है, व्यक्ति ड्रग एब्यूज के शिकार हो जाते हैं। जैसे व्यक्तिगत कारण की वजह से हो जाते हैं, जिज्ञासा में प्रयोग करने की इच्छा से हो जाते हैं, तनाव, चिंता, अवसाद की स्थिति में, क्योंकि तनाव होती है, चिंता होता है या अवसाद की स्थिति में होता है तो व्यक्ति करना शुरू कर देता है, आत्मविश्वास की कमी की वजह से करना शुरू करता है, और भावनात्मक असंतुलन करना के माध्यम से भी करना शुरू कर देता है। उसके बाद आता है सामाजिक कारण। सामाजिक कारण पे अपने चर्चा करते हैं। मित्रों का दबाव यानी पीर प्रेशर आता है। मित्रों का दबाव की वजह से होता है, गलत संगति की वजह से होता है, पारिवारिक कलह की वजह से होता है और सामाजिक उपेक्षा की वजह से होता है। यानी सामाजिक कारण भी उत्तरदायी हैं, जो मित्रों के दबाव की वजह से हो जाता है, क्योंकि मित्र मंडली होती है, उनका दबाव आता है, उस वजह से भी धीरे धीरे क्या है इसके लत पड़ जाती है। गलत संगति की वजह से हो जाता है, पारिवारिक कलह की वजह से हो जाता है और सामाजिक उपेक्षा की वजह से हो जाता है। तो ये सामाजिक कारण उत्तरदायी हैं। इसकी वजह से भी क्या होता है, इसकी ड्रग्स एब्यूज के अंतर्गत इसका शिकार हो जाता है व्यक्ति। आर्थिक एवं पर्यावरणीय कारक आते हैं। अब आर्थिक जैसे बेरोजगारी हो गया, गरीबी हो गया, नशीले पदार्थों की आसान उपलब्धता हो गया, मनोरंजन के सब साधनों का अभाव हो गया। तो इसकी वजह से भी क्या होता है कि ये कारण होते हैं, बेरोजगारी हो जाता है, गरीबी हो जाता है, नशीले पदार्थों की आसान उपलब्धता इसकी वजह से भी हो जाता है, और मनोरंजन के सब साधनों का अभाव होने की वजह से भी हो जाता है। तो ये क्या आर्थिक और पर्यावरणीय जो कारण क्या है, इसके माध्यम से भी ड्रग एब्यूज के दुष्प्रभाव आते हैं। अब यदि ड्रग एब्यूज का शिकार हो जाए तो उसके दुष्प्रभाव क्या होंगे। ड्रग एब्यूज के दुष्प्रभाव, शारीरिक प्रभाव, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, यकृत लीवर की क्षति, फेफड़ों की बीमारियां, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी,
कुपोषण और कमजोरी। अब क्या होता है कि शारीरिक अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, हृदय रोग हो जाता है, उच्च रक्तचाप की स्थिति में आ जाते हैं, उच्च रक्तचाप का समस्या आ जाती है, यकृत लीवर की क्षति हो जाती है, क्योंकि लगातार जब अपने आवश्यकता से अधिक सेवन करेंगे, चाहे अपने दवाओं का सेवन कर रहे हैं या फिर कोई नशीली पदार्थ का आप सेवन कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है, यकृत और लीवर को क्षति होती है। फेफड़ों की अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी हो जाती है, यानी बार बार बीमार होना शुरू हो जाते हो आप। रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं रहेगी तो बार बार बीमारियां आपको घिरती रहेंगी। कुपोषण और कमजोरी भी इसी से समस्या इससे आती है। तो ये तमाम जो दुष्प्रभाव हैं वो इस पे आते हैं। उसके बाद आता है मानसिक प्रभाव आता है। इसके माध्यम से क्या होता है, मानसिक प्रभाव ही आता है। जैसे स्मरण शक्ति में कमी हो जाती है, अवसाद और चिंता आ जाती हैं, चिड़चिड़ापन हो जाता है, निर्णय लेने की क्षमता में कमी हो जाती है, और भ्रम और मतिभ्रम की स्थिति आ जाती है। तो ये मानसिक प्रभाव भी इसी की वजह से आ जाता है, चाहे वो स्मरण शक्ति में कमी हो, अवसाद और चिंता हो, चिड़चिड़ापन हो, निर्णय लेने की क्षमता में कमी हो, भ्रम और मतिभ्रम हो, यानी हेलुसिनेशन की बात करते हैं अपने, तो स्मरण शक्ति में कमी, अवसाद और चिंता, चिड़चिड़ापन, निर्णय लेने की क्षमता में कमी, भ्रम और मतिभ्रम, तो ये मानसिक प्रभाव भी इसी की वजह से आ जाते हैं। उसके बाद आता है सामाजिक प्रभाव आता है। सामाजिक प्रभाव क्या होता है, पारिवारिक संबंधों में तनाव हो जाता है, अपराध की प्रवृत्ति में वृद्धि हो जाती है, कार्य क्षमता में कमी हो जाती है, सामाजिक प्रतिष्ठा का ह्रास हो जाता है, सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि हो जाती है। तो पारिवारिक संबंधों में तनाव, अपराध की प्रवृत्ति में कमी, कार्य क्षमता में कमी, सामाजिक प्रतिष्ठा का ह्रास और सड़क दुर्घटना में वृद्धि, ये सामाजिक प्रभाव है, यहाँ पे देखने को मिलते हैं अपने को। तो इससे क्या है, सामाजिक प्रभाव भी आते हैं। इसके बाद शैक्षणिक प्रभाव आते हैं। शैक्षणिक प्रभाव, पढ़ाई में रुचि कम होना, विद्यालय या महाविद्यालय से अनुपस्थिति, परीक्षा परिणामों में गिरावट, शिक्षा बीच में छोड़ देना। तो ये शैक्षणिक प्रभाव के दुष्प्रभाव इसके अंतर्गत आते हैं कि पढ़ाई में रुचि कम हो जाती है, विद्यालय या महाविद्यालय से वो अनुपस्थित रहना शुरू करता है, लगातार अनुपस्थित रहता है, बीच में भाग जाता है, रुचि नहीं रखता है कार्य के अंतर्गत। उसके अलावा परीक्षा परिणामों में लगातार गिरावट, जब ऐसा होता है तो परीक्षा परिणामों में गिरावट आती रहती है। शिक्षा बीच में कई बार क्या होता है, शिक्षा भी बीच में छोड़ दी जाती है। तो ये तमाम इस प्रकार के क्या है, दुष्प्रभाव आते हैं। ड्रग एब्यूज के लक्षण हैं। अब ड्रग एब्यूज के लक्षण क्या हैं, यहाँ पे अपने को देखना है। ड्रग एब्यूज के लक्षण हैं, पहला, व्यवहार में अचानक परिवर्तन, आंखों का लाल होना, भूख और नींद की आदतों में बदलाव, व्यक्तिगत स्वच्छता की उपेक्षा, बार बार पैसे की मांग, पढ़ाई या काम में रुचि कम होना, परिवार और मित्रों से दूरी बनाना। तो ये ड्रग एब्यूज के लक्षण हैं। व्यवहार में अचानक परिवर्तन, आंखों का लाल होना, भूख और नींद की आदतों में बदलाव, व्यक्तिगत स्वच्छता की उपेक्षा, बार बार पैसे की मांग, पढ़ाई या काम में रुचि कम होना, परिवार और मित्रों से दूरी बनाना, ये तमाम है क्या है, ये ड्रग एब्यूज के ये लक्षण दिखाई देते हैं। अब आपको बच्चे के लक्षण को भी पता होना चाहिए। तो ये लक्षण आपको बच्चे में दिखाई देंगे। व्यवहार में अचानक परिवर्तन दिखाई देगा आपको, उसकी आंखें लाल, हर समय लाल रहेगी, भूख और नींद की आदतों में बदलाव आ जाएगा, व्यक्तिगत स्वेच्छा की उपेक्षा होगी, बार बार पैसे की मांग करेगा वो, पढ़ाई काम में रुचि कम हो जाएगी और परिवार और मित्रों से दूरी बनाना शुरू कर देगा। तो ये इसके ड्रग एब्यूज के लक्षण हैं। तो एंटी ड्रग्स डे इसके बाद रोकथाम आती है। रोकथाम के उपाय, हम रोकथाम के क्या उपाय कर सकते हैं अपने, तो इस पे अपने चर्चा करते हैं। रोकथाम के उपाय, जागरूकता कार्यक्रम, यानी अपने को समय समय पे जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए और इसके दुष्प्रभावों के बताया जाना, दुष्प्रभावों के बारे में अपने चर्चा करें, इसके शरीर पे होने वाली हानियों के बारे में अपने चर्चा करें। तो तमाम जागरूकता कार्यक्रम अपने समय समय पे आयोजित करके भी हमें क्या कर सकते हैं, इसके रोकथाम में हमारा योगदान हो सकता है। विद्यालयों, महाविद्यालयों और समुदायों में नशा विरोधी अभियान चलाने चाहिए। विद्यालयों के अंतर्गत, महाविद्यालयों के अंतर्गत और समुदाय जो बने हैं उनके नशा विरोधी अभियान है उनके चलाए जाने चाहिए। तो बच्चों को जागरूक करने के लिए अपने को ये कार्यक्रम समय समय पे होते रहने चाहिए, चाहे विद्यालयों के स्तर पे हो, महाविद्यालयों के स्तर पे हो, समुदायों के स्तर पे हो,
तमाम इस प्रकार के कार्यक्रम वो समय समय पर चलाए जाने चाहिए ताकि जागरूकता बढ़े और लोग नशे से दूर रहें। उसके बाद दूसरा पारिवारिक सहयोग आता है। परिवार के सदस्यों को बच्चों और युवाओं के साथ खुला संवाद बनाए रखना चाहिए। यानी परिवार के सदस्यों को बच्चों और युवाओं के साथ खुला संवाद बनाए रखना चाहिए। इससे भी क्या होता है कि जागरूकता आती है और नशे से अपने बच्चों को दूर रख सकते हैं। उसके बाद स्वस्थ जीवन शैली आती है। योग और ध्यान, यानी स्वस्थ जीवन के लिए अपने को योग करना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए। दूसरा खेल कूद भी इसका एक बहुत अच्छा विकल्प है। खेल कूद का भी आयोजन किया जाना, समय समय पर खेल कूद हो, बच्चों को खेल के अवसर मिले और अधिक से अधिक खेल कूद के अवसर मिलेंगे तो वो इस प्रकार की गंभीर समस्या से बच्चे उसकी तरफ नहीं जाएंगे और उनसे दूर हो जाएंगे। सांस्कृतिक गतिविधियां समय समय पर होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों को मनोरंजन का भी जब खाली समय हो तो उनको मनोरंजन मिल जाए तो फिर उसके बाद दिमाग में इस प्रकार की बातें नहीं आएगी। तो सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन किया जाना चाहिए। सकारात्मक मित्र मंडली होनी चाहिए। परामर्श और उपचार, नशे की लत से पीड़ित व्यक्तियों को मनोवैज्ञानिक परामर्श, पुनर्वास केंद्रों, चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। यानी नशे की लत से जो पीड़ित हो गए हैं उन व्यक्तियों के लिए मनोवैज्ञानिक परामर्श उपलब्ध हो, पुनर्वास केंद्र बने जाने चाहिए, चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध होनी चाहिए। तो ये अपने करा करके भी क्या कर सकते हैं, नशे की लत से पीड़ित व्यक्तियों को उनका उपचार हम कर सकते हैं। कानूनी नियंत्रण क्या हो सकता है, उसके बाद आ जाता है कानूनी नियंत्रण। नशीले पदार्थों और अवैध व्यापार और तस्करी पर कठोर नियंत्रण आवश्यक है। यानी नशीले पदार्थों और अवैध व्यापार की तस्करी पर कठोर नियंत्रण होना चाहिए। और इसका तो एक सीधा इसका जो उपाय हो सकता है वो कड़े कानून हो सकते हैं। जितने कड़े कानून बने जाएंगे, जब इस प्रकार का व्यापार करने वाले लोग हैं, तस्कर जो लोग हैं, उन पे कड़ी सजा हो, यानी उनकी मृत्यु पर्यंत तक सजा हो, उनकी जेल हो, कैद सुनाई हो, उम्र कैद उनको मिले और इसके साथ साथ उनकी टोटल संपत्ति है वो जब्त हो। इस प्रकार के कड़े कानून बना करके हम क्या कर सकते हैं, इन पे नियंत्रण किया जा सकता है। से नो टू ड्रग्स। तो यहाँ पे इस प्रकार का ये पोस्टर के माध्यम से दिखाया गया है कि किस प्रकार अपने इसके बारे में विचार करना चाहिए। एक बहुत गंभीर समस्या है। युवाओं की भूमिका, युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक रहना चाहिए तथा अपने मित्रों और समाज को भी इसके प्रति सचेत करना चाहिए। स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर खेल, शिक्षा और रचनात्मक गतिविधियों में भाग लेकर वे स्वयं को नशे से दूर रख सकते हैं। यानी यहाँ पे क्या होता है, युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक रहना चाहिए तथा अपने मित्रों और समाज को भी इसके प्रति सचेत करना चाहिए। स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर खेल, शिक्षा और रचनात्मक गतिविधियों में भाग लेकर वे स्वयं नशे से दूर रह सकते हैं। तो इस प्रकार अपने क्या है, युवाओं की ये भूमिका यहाँ पे हो सकती है। युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। जब कोई बदलाव आता है तो वो युवाओं की क्रांति से ही आता है। तो युवाओं को क्या करना चाहिए कि युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक रहना चाहिए तथा अपने मित्रों और समाज को भी इसके प्रति सचेत करते रहना चाहिए। स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर खेल, शिक्षा और रचनात्मक गतिविधियों में भाग लेकर स्वयं को नशे से वो दूर रख सकते हैं। तो इस प्रकार की भागीदारी से भी क्या है, युवाओं का एक बहुत बड़ा योगदान इसके अंतर्गत हो सकता है और ये गंभीर समस्या से हम निजात पा सकते हैं। ड्रग दुरुपयोग क्या है? किसी भी रासायनिक या औषधीय पदार्थ या उसके चिकित्सकीय उद्देश्य के अलावा शारीरिक, मानसिक और मनोवैज्ञानिक कार्यों को बाधित करने वाली मात्रा में सेवन करना ही ड्रग दुरुपयोग कहलाता है। यानी ड्रग दुरुपयोग क्या है, यहाँ पे अपने को समझना है। ड्रग दुरुपयोग क्या है, किसी भी रासायनिक या औषधीय पदार्थ का उसके चिकित्सकीय उद्देश्य के अलावा शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक कार्यों को बाधित करने वाली मात्रा में सेवन करना ही ड्रग दुरुपयोग कहलाता है। तो ड्रग दुरुपयोग क्या कहलाता है, ये हमें पता होना चाहिए। वर्गीकरण वैज्ञानिक रूप से इन्हें 4 प्रमुख श्रेणियों में बांटा जाता है। यानी वैज्ञानिक रूप से इन्हें 4 प्रमुख श्रेणियों में बांटा है। पहला है अवसाद, मस्तिष्क की गतिकी को धीमा करते हैं। क्या है, मस्तिष्क की गतिविधि को धीमा करते हैं। जैसे उदाहरण शराब, मार्फिन, हेरोइन। उत्तेजक तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करते हैं। उत्तेजक यानी स्टिमुलेंट्स तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करते हैं और सतर्कता बढ़ाते हैं। उदाहरण कोकीन, कैफीन। भ्रांतिजनक वास्तविकता की अवधारणा को बदलते हैं। क्या करते हैं, भ्रांतिजनक वास्तविक अवधारणा को बताया। उदाहरण जैसे मारिजुआना और गांजा, LSD। ओपियोइड
दर्द निवारक के रूप में कार्य करते हैं जो सीधे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं। यानी ओपियोइड है वो दर्द निवारक के रूप में कार्य करते हैं और जो सीधे क्या है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को क्या करते हैं प्रभावित करते हैं। तो ये 4 श्रेणियों के अंतर्गत इनको बांटा गया है। 4 श्रेणियां इनकी आती हैं, अवसाधक के रूप में, उत्तेजक के रूप में, और तीसरी भ्रांतिजनक के रूप में, और चौथी है वो क्या है ओपियोइड के रूप में। तो ये 4 प्रकार हैं यहाँ पे। तो चारों को अपने अच्छी प्रकार से पढ़ लेना है। इनके उदाहरण के रूप में पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनसे भी उदाहरण पूछे जा सकते हैं और भी उदाहरण आपसे लिए जा सकते हैं। तो इसलिए अपने इनको ध्यान में रखना है। भारत में ड्रग समस्या के कारण, यानी भारत में ड्रग समस्या के कारण क्या हैं? भौगोलिक स्थिति, गोल्डन ट्राइंगल और गोल्डन क्रेसेंट भारत दुनिया के 2 सबसे बड़े अफीम उत्पादक क्षेत्रों के बीच स्थित है। गोल्डन क्रेसेंट ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। गोल्डन ट्राइंगल थाईलैंड, लाओस और म्यांमार। सामाजिक और आर्थिक कारण गरीबी, बेरोजगारी, बढ़ती प्रतिस्पर्धा, तनाव और पारंपरिक पारिवारिक मूल्यों का टूटना। तो ये भौगोलिक स्थिति से भी क्या है, भारत में ड्रग समस्या के कारण क्या है? एक तो भौगोलिक स्थिति भी इसका कारण है। गोल्डन ट्राइंगल और गोल्डन क्रेसेंट 2 स्थितियां हैं। भारत दुनिया के 2 सबसे बड़े अफीम उत्पादक देशों के बीच स्थित है, यानी जो अफीम उत्पादक देश हैं उनके बीच में स्थित हैं। जैसे गोल्डन क्रेसेंट की बात करें तो ईरान है, अफगानिस्तान है और पाकिस्तान है। इन देशों का नहीं, गोल्डन क्रेसेंट का ध्यान रखना, कौन से देश हैं? ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ये हैं गोल्डन क्रेसेंट के। और गोल्डन ट्राइंगल के कौन कौन से हैं? थाईलैंड, लाओस और म्यांमार। थाईलैंड, लाओस और म्यांमार क्या है? गोल्डन ट्राइंगल के हैं। सामाजिक और आर्थिक कारण क्या? गरीबी है, बेरोजगारी है, बढ़ती प्रतिस्पर्धा, तनाव और पारंपरिक मूल्यों का टूटना है। तो ये तमाम चीजें हैं जो इसके लिए उत्तरदायी अपने कह सकते हैं। उसके बाद अगला आता है प्रभाव और परिणाम। अब प्रभाव और परिणाम की हम चर्चा करें। प्रभाव और परिणाम, इफेक्ट एंड कॉन्सिक्वेंस, शारीरिक और मानसिक प्रभाव। पहला है शारीरिक और मानसिक प्रभाव। यकृत की क्षति होती है, हृदय रोग हो जाता है, HIV हो जाता है और हेपेटाइटिस साझा सुइयों के उपयोग से का खतरा रहता है और याददाश्त कमजोर हो जाती है। राष्ट्रीय सुरक्षा, ड्रग सिंडिकेट से मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध हथियारों की तस्करी का वित्त पोषण फंडिंग करते हैं जो आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो ये इसके प्रभाव भी आते हैं। उसके बाद आगे आता है सरकारी पहल और संवैधानिक प्रावधान। अब सरकारी पहल और संवैधानिक प्रावधान क्या हो सकते हैं? संवैधानिक प्रावधान, भारत के संविधान का अनुच्छेद 47 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत राज्य को सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार और औषधीय परियोजनाओं को छोड़कर नशीले पदार्थों के उपयोग पर रोक लगाने का निर्देश देता है। NDPS अधिनियम 1985 स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ है। NDPS अधिनियम नशीली दवाओं के उत्पादन, परिवहन और उपभोग को नियंत्रित और दंडित करने वाला प्रमुख कानून है। यानी यहाँ अपने को ध्यान रखना है कि प्रमुख कानून क्या है। संवैधानिक प्रावधान, भारत के संविधान का अनुच्छेद 47 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और राज्य को सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार और औषधीय परियोजनाओं को छोड़कर नशीले पदार्थों के उपयोग पर रोक लगाने का निर्देश देता है। NDPS अधिनियम 1985 स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ है। NDPS अधिनियम नशीली दवाओं के उत्पादन, परिवहन और उपभोग को नियंत्रित और दंडित करने वाला प्रमुख कानून है। तो इस प्रकार ये प्रमुख इनसे संबंधित कानून आता है। नशा मुक्त भारत अभियान NMBA सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित यह अभियान संवेदनशील जिलों में जागरूकता और पुनर्वास पर केंद्रित है। NAPDR नशीली दवाओं की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना NCORD, नारकोटिक्स नियंत्रण के लिए अंतर एजेंसी समन्वय हेतु नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर का गठन है। यानी किसका गठन है? NCORD यानी नकोर्ड, नारकोटिक्स नियंत्रण के लिए अंतर एजेंसी समन्वय हेतु नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर का गठन है। नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर का क्या है? गठन है। स्टॉप ड्रग्स, यानी ड्रग्स का स्टॉप हो, नशीली दवाओं का। तो ये आज का जो आपका क्लास थी वो ड्रग्स एब्यूज पे थी। तो इस क्लास को अच्छी प्रकार से सुनिए। आप ड्रग एब्यूज से लगा करके जानकारी प्राप्त कर करके ड्रग एब्यूज की जानकारी प्राप्त करके आप
इनसे संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो वो आप सही कर सकते हैं। आगे इनसे संबंधित आगे ऑब्जेक्टिव टाइप के 50 क्वेश्चन रहेंगे, यानी इनसे संबंधित कोई क्वेश्चन कैसे बन सकता है, यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनेंगे, तो उसके उदाहरण के लिए आपको 50 क्वेश्चन यहाँ पे रखे गए हैं, तो इन 50 क्वेश्चन का भी आपको लाभ उठाना है।